वेलकम टू रिवीजन स्टडीज चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी होगा उसको अच्छे से मतलब फॉलो कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को और अपनी पढ़ाई में पूरा आनंद लेकर पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज विज्ञान के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये रहा एक स्लाइड हमने बनाया है जिसमें है, तो यह है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसको देखेंगे और समझेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या था कि जब जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना जो है बहुत आवश्यक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मतलब बहुत से ऐसी जो क्या बोलते हैं कि संभावनाएं थीं, जैसे धार्मिक मान्यता थी कि मतलब जीवन ऐसे उत्पन्न हुआ है, जीवन ऐसे उत्पन्न हुआ है। तो इसको कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से देखना अनिवार्य हो जाता है, जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि विस्फोट महाविस्फोट का जो सिद्धांत था, यह क्यों आया और कैसे आया। तो विस्फोट का सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। यह लगभग 15 अरब वर्ष पहले यह विस्फोट हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था कि कुछ ऐसे पिंड थे जो विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का निर्माण किए। कुछ पिंड मिल के मतलब ब्रह्मांड का निर्माण किए और इसके 15 मतलब इससे इसी से हम लोग का सौरमंडल बना। और सौरमंडल जो था आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। और सौरमंडल में जो जीव थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कब कब हुई। देखिए सौरमंडल में जो ग्रह आते हैं उनकी संख्या कितनी है और कौन सी है, इसको हम बताते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि जैसे इस तरह से सूर्य के सबसे नज़दीक और सूर्य से सबसे दूर, इस तरह से सवाल पूछ देता है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह थे यहाँ पर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से 8 हो जाएंगे। और इसमें से सवाल पूछता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी किस किस नंबर पे है। तो ये रही अपनी पृथ्वी तीसरे नंबर पे होती है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के कक्षा में तीसरे नंबर पर आती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे उसमें से कौन सा सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण था और क्यों दिया गया था। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो था सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वतः जननवाद मतलब एक ऐसा सिद्धांत दिया गया था जिसमें बताया गया था कि कोई भी वस्तु अपने से ही अपने ही जैसी जीवन को मतलब पैदा कर सकती है। मतलब जैसे ही सजीव से सजीव ही पैदा होगा और निर्जीव से निर्जीव पैदा होगा। अरस्तु ने इस स्वतः जननवाद का मतलब क्या किया था कि समर्थन किया था और इन्होंने बताया था कि यह मतलब ये कैसे मतलब बताते थे कि अरस्तु जो थे ये बता रहे थे कि क्या था कि जो मक्खी है वह धूल से बनी है। मक्खी जो है धूल से बनी है और इस तरह से मछली जो है कचरा कचरा और कचरा से बनी है। और कचरा और कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे बालू के कण होते हैं उनसे बनी है। लेकिन वहीं पर वान हैन हेलमांट नाम के एक वैज्ञानिक थे। वान हेलमांट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें क्या किया कि इन्होंने एक पसीने से भीगा हुआ कपड़ा लिया और उस पसीने से भीगे हुए कपड़े को 21 दिन तक रखने के बाद बताया कि इससे चूहा उत्पन्न होता है। देखिए ये कैसे कैसे लोग तथ्य देते थे। क्या ऐसा हो सकता है
कि कोई भी कपड़ा अगर आप रख रहे हैं, भीगा हुआ कपड़ा रख रहे हैं, तो क्या होगा कि मतलब उससे चूहा निकल जाए। या इन्होंने एक और प्रयोग किया था कि कई ईंटों को इस तरह से मतलब सटा-सटा कर रख दिया था, इसके बीच में तुलसी के पत्ते रख देने से इन्होंने बताया कि इससे बिच्छू उत्पन्न होगा। कौन चीज़ उत्पन्न होगा? बिच्छू उत्पन्न होगा। बिच्छू उत्पन्न होगा। इन्होंने ये तथ्य दिया था, लेकिन इसी को रेडी नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने इस सिद्धांत को गलत गलत बताया, कहा कि यह सिद्धांत जो है गलत है, और इस सिद्धांत को गलत साबित साबित करने का काम किया था फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1626। किस ईस्वी में? 1626 से लेके 1697 तक, 1697 ईस्वी तक ही इन्होंने ये थे, और इन्होंने यह सिद्ध किया। इन्होंने 3 बोतल लिए, और तीनों बोतल में क्या किया कि इस तरह से 3 बोतल लिए, 3 बोतल लिए इस तरह से, और तीनों बोतलों में क्या किया कि एक मांस का उबला हुआ जो पेस्ट था इसमें डाल दिया, और एक को कार के टुकड़े, एक को कपड़े से, और एक को उसी तरह से खुला छोड़ दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि जो खुले वाला था उसमें कीट आ गए, जो मतलब थोड़ा-सा ढका था, उसमें कीट उत्पन्न हुए लेकिन ज़िंदा नहीं रह पाए, और जो बंद था पूरी तरह से, उसमें क्या हुआ कि कीट उत्पन्न ही नहीं हुए। तो ऐसा इन्होंने कहा कि मतलब जो मांस है उससे मतलब जो भी कोई भी कीटाणु उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन इसको उत्पन्न करने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा मतलब इन्होंने ये बताया कि ऐसा तभी संभव है जब इस पर मक्खियाँ आकर बैठेंगी। क्या हुआ? मक्खियाँ आकर बैठेंगी इस मांस के पेस्ट पर, तो जीवाणु उत्पन्न हो जाएँगे। अब देखिए ऐसा-ऐसा सिद्धांत ये लोग देते थे। आगे देखिए जीव जननवाद का सिद्धांत। जीव जननवाद का सिद्धांत भी एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम था, याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो ने जीव जननवाद का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो सजीव पदार्थ की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। मतलब सजीव पदार्थ जो हैं, सजीव पदार्थ जो हैं हमेशा सजीव पदार्थ से ही उत्पन्न होंगे, सजीव से ही उत्पन्न होंगे, सजीव से ही उत्पन्न होंगे, सजीव से ही उत्पन्न होंगे। ऐसा इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। मतलब कि सजीव कोशिका का निर्माण सजीव से ही होगी, निर्जीव से नहीं होगी, इन्होंने कहा था। और इन्होंने कब कहा था? कब कहा था? ये 1858 ईस्वी में इन्होंने कहा था। देखिए ये बहुत पुरानी बात है, और ऐसे ही ये लोग मतलब सिद्धांत देते थे। इसके बाद आए लुईस पास्चर। जीव जननवाद में ही आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया कि मांस का शोरबा मतलब मांस को भी पेस्ट बनाया, और इन्होंने एक हंस के गर्दन नुमा फ्लास्क मतलब शीशा का बर्तन लिया इस तरह से, जिसकी गर्दन होती थी, इस तरह से गर्दन थी, और इसमें क्या किए कि इन्होंने इन्होंने इसमें जो मांस के टुकड़े और मांस के पेस्ट को बंद कर दिया, और क्या किया कि इसको कुछ दिनों तक छोड़ दिया। एक को खुला रखा, जिस तरह से पिछले वाले में बताया गया था, इसमें एक खुला था, उसी तरह से इन्होंने भी 3 लिए, और एक को खुला रखा, एक को उसी तरह से मतलब आधा बंद रखा, आधा आधा खुला रखा, एक को पूरा मतलब बंद कर दिया पूरी तरह से। तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि सजीव केवल सजीव से ही उत्पन्न हो सकते हैं, निर्जीव से नहीं। मतलब कि क्या हुआ कि मतलब इस वाले में लास्ट वाले में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। और जब ये पूरी तरह से बंद रहेगा तो इसमें ना वायु जाएगी, ना हवा जाएगी, ना कोई कुछ नहीं जाएगा, तो यह पूरी तरह से बंद था, और जिस वजह से इसमें कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं होने की वजह से इन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भी कोई चीज़ उत्पन्न होगा, कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न होगा, तो क्या होगा कि उम सजीव से ही उत्पन्न होगा, मतलब किसी जीवित प्राणी से ही उत्पन्न होगा। इन्होंने ये किया था, सजीव से ही उत्पन्न होगा, इन्होंने ये बताया था। अब देखिए अगला है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रिक्टर।
रिक्टर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्रह्मांडवाद वाद का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांडवाद क्या है। रिक्टर ने सन 1865 में बताया, सन 1865 में बताया कि जो है पृथ्वी पर जो जितने भी जीव हैं उनकी वो कहीं न कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं। ये बता रहे थे कि मतलब रिक्टर ने बताया कि जिस जो पृथ्वी है इस पर जो भी जीव रहते हैं ये कहीं न कहीं दूसरे अन्य ग्रह से आए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो ग्रहों में साधारण कण थे, बीजाणु के रूप में ये आए हैं, तो बीज के रूप में और कण के रूप में आए हैं, तो इन्होंने ये बताया। देखिए क्या हुआ कि इन इसके बाद आए वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज़ और इन्होंने 1884 में यह अनुमान लगाया कि जो उल्कापिंड गिरते हैं उसी के साथ-साथ जीव द्रव्य गिरता है। इन्होंने ये देखिए मतलब उल्टा-सीधा ये लोग चल रहे थे। फिर उसके बाद आए आर्हेनियस। आर्हेनियस ने सन 1980 में बताया, 1980 में क्या बताया कि जीव जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा उसके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थान तक स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो जीव है ना पूरे ब्रह्मांड में एक एक स्थान से जीव जो है जीव जो है पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। मतलब कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड, मान लीजिए कि ब्रह्मांड है और यहाँ पे हमारा सूर्य है छोटा-सा, उसके बाद इस तरह से इसके अंदर बहुत से हैं, इस तरह से अलग-अलग से मंदाकिनी अलग-अलग से, तो पूरे ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति कहीं पर भी हो सकती है, इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि अन्य स्थानों पर भी है लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि आए पदार्थवाद को लेकर एक थ्योरी आई और इसमें ये लोग बता रहे थे कि मतलब ये सभी थ्योरियों को गलत साबित कर रहा था पदार्थवाद का सिद्धांत। पदार्थवाद के सिद्धांत में क्या हुआ कि ओपेन ओपेरिनर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह जीवन की उत्पत्ति को लेकर एक सिद्धांत दिया था और जो सिद्धांत था द ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की बुक थी, उसमें इन्होंने लिख दिया था इस सिद्धांत को। और ये बताए थे कि मतलब इन्होंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी का वातावरण है अपने विकास और प्रारंभिक चरण में था, मतलब इससे मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। इन्होंने ये सब बहुत अलग-अलग सिद्धांत दिए। इन्होंने ये भी बताया कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा की किसी बाह्य स्रोत की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होता है। मतलब इन्होंने भी बहुत अच्छे-अच्छे सिद्धांत दिए। लेकिन ये भी इन्होंने ये बताया कि जीव द्रव्य का निर्माण इन कार्बनिक मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों से हुआ है और ये कार्बनिक यौगिकों के मतलब बहुलकों से निर्माण हुआ है। कार्बनिक यौगिकों के बहुलक मतलब शर्कराओं के से इनका निर्माण हुआ है। शर्कराओं में देखिए शर्करा से मड का निर्माण होता है, इन्होंने बताया ग्लाइकोजन व सेलुलोज से पॉलीसेकेराइड और वसी अम्ल का निर्माण, ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण, एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण, न्यूक्लियोप्रोटीन से स्वतः द्विगुणन होता है। और उसके बाद हमारे पृथ्वी पर क्या होता है कि हरित लवक पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल क्या पाए जाते हैं? हरित लवक नहीं, नील हरित शैवाल, सॉरी, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इन सब के बनने के बाद नील हरित शैवाल बनते हैं, इससे यह पता चला। और इन्होंने ये सब बताया। ये प्रारंभिक जीव होते हैं जो नील हरित शैवाल को इन्होंने बताया कि यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वप्रथम प्रारंभिक जीव थे। मतलब सबसे पहले इन्हीं सबको पाया गया था। और क्या हुआ था कि मतलब इन्होंने ये बताया कि ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करते थे, प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते थे। प्रकाश प्रकाश का संश्लेषण करते थे, प्रकाश का संश्लेषण संश्लेषण करते थे। और इन्होंने ये बताया कि स्वतंत्र अवस्था में जो वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त थी, इसके साथ साथ वायुमंडल में उपस्थित मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और जो था कि मतलब हाइड्रोजन जल का निर्माण हुआ।
और इन्होंने ये भी बताया कि हालैंड हाल्डेन के अनुसार प्रारंभिक जीव वातावरण आदि सागर सागर से ने एक बृहत रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया। मतलब इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सागर को बताया, जो सागर मतलब समुंदर, समुंदर को बताया कि यह एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, और जिससे सूर्य ऊर्जा प्राप्त करके इसने ऑक्सीजन की मुक्त की और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पराबैंगनी किरण के संयोजन से कुछ यौगिकों का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे ठंडा होकर, गर्म होकर, इस तरह से करके बहुलकों के निर्माण से होते हुए लिपिड, और इस तरह से करते हुए किसी न किसी तरह से यह हुआ कि जीवित कोशिका का निर्माण हो गया। अब देखिए लिपिड क्या होता है। लिपिड का बार बार नाम जो हो रहा है, मतलब शो कर रहा है, लिपिड होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यह वह पदार्थ है जो जल में अभिलेय होता है, अघुलनशील और एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है। मतलब क्या होता है ना कि यह लिपिड जो होता है जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, और यह एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में विलेय होता है। लिपिड जो होता है सजीव कोशिका में महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड जो है लिपिड जो है सजीव कोशिका में महत्वपूर्ण तत्व है, और लिपिड के अंतर्गत वसीय अम्ल, तेल, मोम, स्टेरॉल और ट्राइग्लिसरीन आदि पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं। मतलब जो होते हैं कि यह संरचना का काम करने का कार्य करता है, संरचना को बनाने का काम करता है, संरचना के बनाने का काम करता है। यह प्रोटीन, मतलब लिपिड जो होते हैं प्रोटीन तथा देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड, यही तीनों चीज होते हैं जो पादप और जंतु में पाए जाते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। देखिए ऑक्सीजन की क्रांति क्या होती है, ऑक्सीजन की क्रांति क्या होती है, कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, इसकी इसकी क्रांति होती है। संपूर्ण ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण से करने वाले जीवों के द्वारा किया जाता है। जो इसने मतलब इस सिद्धांत में बताया गया था कि मतलब संपूर्ण प्रकाश का जो जो होता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो इसने बताया था कि जो जीव होते हैं वही ऑक्सीजन बनाने में सहायता करते हैं। जीवन की उत्पत्ति का विकास जो है इसी लंबे मतलब वातावरण के अनुसार हुआ था, जब धीरे धीरे ऑक्सीजन बनी और धीरे धीरे इस तरह से चलते हुए आया। आगे देखिए कि कुछ और सिद्धांत दिए गए थे, कुछ और मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सब बताया था कि मतलब पेड़ पौधों, जंतुओं के बारे में अपने अपने मत दिए थे, और इन लोगों ने बताया था कि कैसे क्या होता है। तो लैमार्क थे जिन्होंने लैमार्कवाद दिया। इसने इन्होंने बताया कि जो सभी जीव हैं इनकी जीवन आंतरिक जीवन शक्ति होती है। इसमें आंतरिक एक जीवन में आंतरिक जीवन शक्ति होती है। क्या होती है कि इसमें इन्होंने बताया कि आंतरिक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, और इसमें बताया कि आंतरिक जीवन शक्ति नहीं होती, इसमें आंतरिक जीवन शक्ति नहीं होती है। इसमें इन्होंने बताया कि नई आवश्यकताओं तथा इच्छा से जो जीव है वो अपना व्यवहार में परिवर्तन करता है। जब इच्छा होगी तो यह जीव क्या करता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। लेकिन डार्विनवाद में क्या बताया था कि जीवों की आवश्यकताएं इच्छा एवं प्रकृति के आधार पर नहीं बनती हैं। मतलब यह इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है, डार्विन ने बताया गया था। लेकिन यहीं पर लैमार्कवाद बोल रहे हैं कि किसी किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित हो जाता है। और जैसे क्या होता था कि आप लोग पढ़े होंगे, जो जिराफ की गर्दन थी वो कहीं न कहीं बहुत लंबी हो जाने के कारण धीरे-धीरे लंबी हुई, धीरे-धीरे बहुत लंबी हो गई, धीरे-धीरे बहुत लंबी हो गई जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई। इस तरह से बढ़ती जाती थी, वो अपने आप को बढ़ाता जाता था। लेकिन क्या होता है इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें बताया कि किसी अंग का विकास व मतलब छोटा होना, बड़ा होना, ये जो है उसके परिवर्तन मतलब विकास के जो अंग के मतलब विकास से होता है, ऐसा इन्होंने बताया था डार्विन ने। लेकिन वहीं पर क्या था कि
लेमार्कवाद फिर बता रहे थे कि अस्तित्व से मतलब संघर्ष से नहीं मानता है जो व्यक्ति, मतलब जो जितना संघर्ष करता रहेगा उसने संघर्ष की संकल्पना दी थी। जो जितना संघर्ष करता रहेगा उतना वो जिराफ ने संघर्ष किया तो उसकी गर्दन बढ़ गई। लेकिन उसी तरह से डार्विनवाद ने भी अस्तित्व के लिए संघर्ष को महत्व दिया। इन्होंने भी बताया था कि मतलब जब आदमी संघर्ष करेगा तभी भी मतलब वो जीवित रह सकता है और नहीं जीवित रह सकता है। जीवों द्वारा जो था जीवन काल के लिए कुछ मतलब लेमार्क ने बताया था कि जो जीव होता है अपने ही जैसा जीव पैदा करने में सहायक होता है। अपने ही जैसा जीव पैदा करने का काम करता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव जैसा इस तरह से पैदा करता है। लेकिन वहीं पर क्या था कि डार्विन ने बताया था कि जो इसके लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, लक्षण जाते रहते हैं। तो इसी के साथ इतना ही आज के लिए। और आप लोग क्या कीजिए कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट में मैं धीरे-धीरे पढ़ाता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि रिवीजन स्टडी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।